Assalamu alaikum dear students. Today the new topic of nuclear physics 1 is Mossberg effect. In this lecture we completely explain history, principle and working precautions and applications of Mossberg effect. The contents of our lecture is firstly we explain background of the Mossberg effect and what is the history of Mossberg effect, the definition of Mossberg effect and what is the principle according to which work and explanation, application, and in the last, the precautions of these apparatus and of these effects. Today, our topic of Mossberg effect. First of all, we explain the backgrounds of this effect. Mossberg effect is named as the scientist Mossberg. So, the background of this effect is the emission and absorption of X-rays by gases had been observed previously, and it was expected that a similar phenomena would be found for gamma rays, which are created by nuclear transitions as opposed to X-rays, which are typically produced by electronic transitions. However, attempts to observe nuclear resonance produced by gamma rays in gases failed due to energy being lost to recoil, preventing resonance. No, uh, X-rays absorbs photons and emit photons means light absorbs and emit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमारे पास एक्स-रेज अगर डिवाइस है तो वहाँ से रेडिएशन जो है वो इमिट होती है. तो अब हमें पता है कि अगर रेडिएशन कोई एब्जॉर्ब करता है सम काइंड ऑफ एनर्जी और वही वो इमिट भी करता है, जैसे हमने अल्फा बीटा गामा डिके में पढ़ा है कि अगर अल्फा डिके होता है, कोई न्यूक्लियाई जो है बाहर से कोई इंसिडेंट पार्टिकल्स आके न्यूक्लियर पे फॉल करता है तो देन वहाँ से रेडिएशन इमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज. तो इसी तरह से ये एक फिनोमिना में वो कहते हैं कि अगर वहाँ से इतनी ही वो ऑब्जॉर्व करता है उतनी ही इमिट करता है. जैसे आप लेज़र में पढ़ते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियाई जो है वो ग्राउंड स्टेट से आपके पास हायर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और अगर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक फोटोन को इमिट करता है, यानी कि रेडिएशन इमिट करता है. वो फोटोन क्या होता है आपके पास? गामा रेज होता है. तो ऐसे वो कहते हैं एमिशंस भी होती हैं और एब्जॉर्प्शंस भी होती हैं रेडिएशंस. ऐसे ही मोसबियर इफेक्ट ने कौन से इफेक्ट वो किया? अब वहाँ पे ये हम कहते हैं कि आप लोगों ने भी पढ़ा है कि अगर एक शेल से दूसरे शेल में न्यूक्लियस से जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, हाई लेवल में जाता है, वो एनर्जी को इमिट करता है. जैसे कि हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में पढ़ते हैं कि वो E=hf होता है, स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यूज होती हैं. ठीक है. और जब वो हायर से लोअर में आता है उतनी ही एनर्जी वो इमिट करता है, यानी कि स्पेसिफिक एक वैल्यू होती है. कंजर्व करती है एनर्जी, यानी कि उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उतनी ही वो रिलीज करता है, वो कंजर्व करती है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे एक्ट करता है. अब यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरह से होता है. ये देखिए आपको पता है न्यूक्लियर ट्रांजिशन अगर होती है कि अगर कोई न्यूक्लियाई एक से दूसरे कोई न्यूक्लियाई पर कोई फोर्स हम लगाते हैं या कोई इंसिडेंट पार्टिकल को फॉल करवाते हैं तो उसके में भी ट्रांजिशन में क्या होती है, एक्स रेज या गामा रेज जो हैं वो इमिट होती हैं. ठीक है. अब ये जो एक्स रेज हैं वो भी कहते हैं ये प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से. और ये आप लोगों को पता है ये सारी डिपेंड कर रही होती है एक्सरे डिवाइस पे, कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और वहाँ पे एक्सरेज जो हैं वो अपोज करती है और वहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है, इमिट होती है रेडिएशन. होएवर ताहम अटेम्प्ट्स टू ऑब्जर्व न्यूक्लियर रेजोनेंस प्रोड्यूस. अब न्यूक्लियर रेजोनेंस भी इसी को कहते हैं. रेजोनेंस जैसे हम फ्रिक्वेंसी का पढ़ते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि जब आप उस पर फॉल करके उसकी फ्रिक्वेंसी को, साउंड को देखते हैं और फिर बाद में दोबारा से देखते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, तो वो दोनों इक्वल होनी चाहिए. इसी तरह से वो यहाँ पे रेजोनेंस, न्यूक्लियर रेजोनेंस का भी मतलब यही है कि जो गामा रेज अगर प्रोड्यूस हो रही हैं स्ट्राइकिंग करने के बाद वहाँ पे न्यूक्लियाई से, तो उतनी ही एनर्जी उसके पास पहले बाद में भी कंजर्व होनी चाहिए, उतनी ही वो इमिट करे, यानी कि उतनी ही एब्जॉर्ब करे उतनी ही वो इमिट करे. तो रेजोनेंस फिनोमिना इसको कहते हैं कि अगर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और
ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांजिशन तब होती है कि अगर कोई न्यूक्लियस रेस्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है और बाहर से कोई आके उस पर फोर्स लगाए, देन उसमें मूवमेंट होगी। अगर वो रेस्ट फॉर्म में है तो उसका मोमेंटम क्या है, 0। ठीक है। और जब वो वहाँ से रेडिएशंस को इमिट करेगा, गैमा रेज को, तो उसका मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग उसका मोमेंटम जो है वो ऑब्जर्व रहना चाहिए और वो एनर्जी का लॉस भी ना हो। वहाँ पे कहते हैं, ये वर्ड एक यूज किया है यहाँ पे, इन गैसेस फेल ड्यू टू एनर्जी बीइंग लॉस्ट टू रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप गन की एग्जांपल ले लें, बुलेट फायर करते हैं आप गन से, तो रिकॉइल की मीनिंग्स में आपको बता रही थी कि बुलेट को फायर करते हैं तो वो मूव करती है बुलेट आगे को। ठीक है। तो वो कुछ एनर्जी लेके ऐसे आगे को मूव करती है और वो जो आपकी गन होती है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, यानी कि पीछे की तरफ मूव करती है एकदम से झटके के साथ। तो जब वो पीछे को मूव करती है उसमें जो एनर्जी है और जो आगे मूव करके गई है वो स्पीड ली गई है, उसकी एनर्जी ज़्यादा और वो जो पीछे को गई है उसकी कम, और वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। अब उस एनर्जी के लॉस को भी ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं कि उसमें से जो बुलेट निकली है या कोई रेडिएशंस निकली हैं, गैमा रेज निकली हैं, वो मैक्सिमम एनर्जी की फॉर्म में हो, वहाँ पे एनर्जी का लॉस ना हो और रिक्वायलिंग ना हो, रिकॉइल फ्री हो आपके पास वो सोर्स जहाँ से रेडिएशंस निकलनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी डिवाइस है आपके पास, एक्सरेज है, वहाँ से गैमा रेज हमने इमिट करनी है, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में थी पहले डिवाइस, वहाँ पे रेडिएशन जब उस पर कोई सोर्स लगी, पहले वो रेस्ट में, मोमेंटम भी 0 है उसकी, एनर्जी जो है वो उस फॉर्म में न्यूक्लियस रेस्ट फॉर्म में पड़ा है, मोमेंटम बिल्कुल 0 है, वो मूवमेंट नहीं होगी। जैसे हम उस पर अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ से रेडिएशन निकलेंगी, उनकी कुछ एनर्जी की वैल्यूज होगी, लेकिन वो जो न्यूक्लियस है अगर रिकॉइल करेगा तो थोड़ा सा पीछे को धचका लगेगा उसको, तो वो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि जितनी उसके पास एनर्जी टोटल न्यूक्लियस के पास थी उतनी एनर्जी की रेडिएशन या उतनी एनर्जी का रेसिड्यू न्यूक्लियस उसने प्रोड्यूस नहीं किया, वहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ। अब वो एनर्जी का लॉस ना हो, रिकॉइल फ्री हो, उस फिनोमिना को जो है वो मॉसफियर ने एक्सप्लेन किया है। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है यानी कि रेजोनेंस, न्यूक्लियर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो, कि जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करे। तो इसके लिए उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि जैसे हम लोग एक, आप कह लें कि गन को अगर मजबूती से किसी भी बॉक्स के अंदर फिल कर दें, लोहे के, आयरन के, किसी भी बॉक्स के अंदर, यहाँ जहाँ से वो हिल ना सके, और आप पीछे से फिर बुलेट को फायर करें तो वो मैक्सिमम एनर्जी की बुलेट फायर होगी, और वो उसका अगर एनर्जी का लॉस होगा तो वो उस बॉक्स के अंदर होगा, वो जो उसने झगड़ा हुआ है। ठीक है। एनर्जी का लॉस कम से कम होगा। तो इस तरह का फिनोमिना लेके मॉसफियर ने इस रिकॉइल और लॉस ऑफ एनर्जी को जो है वो एक्सप्लेन किया है कि रेजोनेंस हो वहाँ पे प्रोड्यूस, न्यूक्लियर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो, एनर्जी का लॉस कम से कम हो और रिकॉइलिंग ना हो, रिकॉइल फ्री फिनोमिना हो, उसको मॉसफियर ने जो है वो एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कैसे। मॉसफियर वाज एबल टू ऑब्जर्व रेजोनेंस इन न्यूक्लियाई ऑफ सॉलिड इरिडियम। अब सॉलिड में उसने ये जो है वो फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, which raised the question of why gamma ray resonance was possible in solids। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसने सॉलिड में ऑब्जर्व किया, तो वो कहते हैं कि गैमा रे रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है सॉलिड में, कि वो लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, मैक्सिमम जितनी वैल्यूज उसने ली हैं उतनी वैल्यूज जो है वो वहाँ पे रेडिएशन जो है वो इमिट करे उतनी एनर्जी की, बट नॉट इन गैसेज, लेकिन ये गैसेज में नहीं है, सॉलिड्स में हो सकता है। कैसे? मॉसफियर प्रपोज दैट फॉर द केस ऑफ एटम्स बाउंड इनटू अ सॉलिड, उसने क्या किया है कि एटम्स को सॉलिड के अंदर बाउंड कर दिए, कोई सॉलिड मटेरियल लिया, उसके अंदर एटम को रख दिया। आप कह सकते हैं सॉलिड मटेरियल क्रिस्टल लेटेस ले लें जो कि मूव नहीं कर सकता, सॉलिड्स में पड़ते हैं, उसके अंदर आप फिट कर दें उस न्यूक्लियस को, उस न्यूक्लियाई को, एटम को। ठीक है। देन वहाँ पे रेडिएशन जो इमिट होंगी, एनर्जी का लॉस कम से कम होगा और रिकॉइल नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर उसको अगर हम जकड़ देंगे या बांध देंगे या पकड़ लेंगे उस चीज़ को, तो वो जब इमिट करेगा रेडिएशंस को तो वो रिकॉइल नहीं करेगा, वो हिलेगा नहीं, पीछे को नहीं जा सकेगा। इसलिए मैक्सिमम एनर्जी की गैमा रेज जो है वो वहाँ से इमिट होगी और वो रिकॉइल नहीं करेगा, रिकॉइल फ्री उसको बोल दें। ठीक है। लेकिन गैसेस में ऐसे नहीं है, उसने सॉलिड केस में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया। Atmosphere proposed that for the case of atoms bound into a solid, under certain circumstances, the fraction of the nuclear events
कुड अकर एसेंशियली विदाउट रिकॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं ऐसे हालात वो पैदा कर देता है कि वो न्यूक्लियर इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पे वो विदाउट रिकॉइलिंग जो है वो वहाँ पे होते हैं, यानी कि रेडिएशन लिमिट होती है लेकिन रिकॉइल किए बगैर। ही एट्रीब्यूटेड द ऑब्जर्व रेजोनेंस टू दिस रिकॉइल फ्री फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर इवेंट्स। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रेजोनेंस के फिनोमेना को, रिकॉइल फ्री फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर इवेंट्स कि अगर हम न्यूक्लियर इवेंट्स करवा रहे हैं वहाँ पे रेडिएशंस की इमिशन करवा रहे हैं या एनर्जी हम वहाँ से गेन कर रहे हैं तो वो रिकॉइल फ्री फ्रैक्शन होगा, उसमें कोई भी इस तरह की कोई मिस्टेक इस तरह की फ्रैक्शन नहीं आएगी कि उसमें रिकॉइलिंग हो रही है। हिस्ट्री में इसके याद आता है आपके पास द मोस्फियर इफेक्ट और रिक्वाइल्स न्यूक्लियर रेजोनेंस फ्लोरेसेंस इज अ फिजिकल फिनोमिना डिस्कवर्ड बाय रोडोल्फ मोस्फियर, इस साइंटिस्ट का नाम है। इन 1958 में जो है वो इसने इस इफेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया है कि न्यूक्लियर रेजोनेंस फ्लोरेसेंस जो है वो होती है विदाउट रिक्वाइल। It involves the resonant and recoil-free emission and absorption of gamma radiation by atomic nuclei bound in a solid। कि उसने क्या किया, एटॉमिक न्यूक्लियाई को एक सॉलिड के अंदर बाउंड कर दिया है और ये उसने बताया है कि यहाँ पे रेजोनेंट होती है और रिकॉइल फ्री एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन होती है, कि रिकॉइल भी नहीं होती और एब्जॉर्प्शन भी होती है और एमिशन भी होती है उतनी ही एनर्जी की वैल्यूज की रेडिएशन। ठीक है, अब रेडिएशन कौन सी हैं? गैमा रेज। The Mosphere effect was one of the last major discoveries in physics to be originally reported in the gamma German language। ठीक है, कि मोस्फियर इफेक्ट जो है वो रिसेंट जो रिसर्च है उनमें से एक है और जर्मन लैंग्वेज में जो है वो इसको रिपोर्ट किया गया था। द डिस्कवरी वाज रिवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1961 और इसको नोबेल प्राइज से रिवार्ड दिया गया है 1961 में। At the time, it was thought impossible for nuclei to absorb and emit gamma rays resonantly। Resonantly का मीनिंग आपको समझ आ गया? यहाँ पे ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं कि वो जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी ही इमिट करेगा। जैसे हमारे पास एटम्स में होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे में जा रहे हैं, जितनी एनर्जी वो ले रहे हैं इज इक्वल टू HF, उतनी ही वो रिलीज भी करेंगे। सिमिलरली न्यूक्लियर फिनोमिना में न्यूक्लियस से जितनी रेडिएशन वो एनर्जी पहले लेगा उतनी ही रेजोनेंट एनर्जी जो है वो इमिट करेगा। इस फिनोमिना को रेजोनेंट कहते हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट ड्यू टू कंजर्वेशन, यानी कि इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाला जो फिनोमिना है उससे अगर आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, उसमें आपके पास क्या होता है कि आप जितनी फ्रिक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक लेते हैं उसको उस पर फॉल करते हैं, अगर वहाँ पे भी उतनी फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही हो तो वो आपको साउंड सुनाई देती है। अगर उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, आप ट्यूनिंग फॉक लेंगे तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। जब तक मैचिंग फ्रिक्वेंसी नहीं आप यूज़ करेंगे उस ट्यूनिंग फॉक और उस मीडियम के साथ, तब तक आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। तो इसी तरह से वो मिशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो रेजोनेंटली गैमा रेज का होता है, उतनी एनर्जी की गैमा रेज एब्जॉर्ब और इमिट होती है। इट वॉज बिलीव दैट ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की कंजर्वेशन की वजह से होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑब्जर्व करेगा, यानी कि पहले अगर मोमेंटम जीरो है तो वो बाद में भी उतना ही होना चाहिए आपके पास। द इमिटिंग एंड ऑब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई वुड लूज सम ऑफ गैमा रेज एनर्जी बाय रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग की वजह से सम ऑफ काइंड गैमा रेज जो है वो एनर्जी जो है वो लॉस होती थी, लेकिन जब उसने उसको सॉलिड में रखा तो वो जो एनर्जी लॉस है वो भी कम हो गया। Therefore, eliminating any chance of gamma rays being absorbed again by another। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या मतलब हो गया, अगेन बाय अनदर का मतलब ये हो गया कि अगर एक जो है वो ग्राउंड स्टेट से हाई में, अनदर का मतलब मैं आपको समझा रही थी कि अनदर का मतलब कि अगर एक जो है वो फोटोन आया है, ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियाई ने उसको एब्जॉर्ब किया है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी कि उसकी एनर्जी इंक्रीज करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा वही फोटोन इमिट करेगा या गैमा रेज। तो जो दूसरा न्यूक्लियाई है नीचे से ऊपर जाना है जिसने, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से वो जो तीसरा आएगा वो इस नेक्स्ट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसको इमिट कर देगा। तो इस तरह से ज़्यादा लॉस वहाँ पे आपके नहीं होगा। In 1958, however, Mosphere show that if absorbent and emitting atoms are embedded in a lattice,
ठीक है, वो वही बात आ गई। सॉलिड्स में अगर इम्बेंड कर दे, वो कहता है एमीटर और एब्जॉर्बर को, द रिकॉइल ड्यू टू गामा रेज में इन फैक्ट बी टेकन अप बाय द एंटायर सॉलिड, कि वो जो सॉलिड होगा, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल डेली लाइफ से दी कि अगर एक दीवार के अंदर फिट कर देते हैं तो जो रिकॉइलिंग होगी वो दीवार के अंदर वाली साइड पे ही होगी, मतलब वो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, वहीं पे लॉस होगा एनर्जी का। द रिक्वायर्ड ड्यू टू गामा में इफेक्ट मेकिंग द एनर्जी सोर्स लॉस निग्लिजिबल। इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है, लॉस होती है, उसको हम मिनिमम कर सकते हैं अगर उसको हम इम्बेंड कर दें, अगर किसी लेटेस के अंदर रख दें एटम को। Process in which a nucleus emits or absorbs gamma rays without loss of energy to a nuclear recoil। ठीक है, कि न्यूक्लियर का अगर रिक्वाइल भी हो रहा है तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही, और न्यूक्लियर का रिक्वाइल किस तरह से उसको हमने मिनिमम किया है कि वो ज़्यादा रिक्वाइलिंग ना हो किसी सॉलिड लेटेस्ट के अंदर रख के। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल देख लें। दिस इम्प्लाइज दैट द इमिटेड फोटोन हैज द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी दैट corresponding to transition energy between the nuclear ground state and the excited state when this photon carrying the full nuclear when this photon carrying the full nuclear transition energy strikes another similar nucleus also embedded in a tight crystalline structure absorption may occur। ठीक है, ये देख लें कि ग्राउंड स्टेट है, अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है वो इमिट करता है, तो वो ग्राउंड स्टेट वाला उसको लेके फिर एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। द एग्जैक्ट ट्रांजिशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट, और ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है जहाँ से निकली है, ये ऑब्जर्व करेगा, फिर ऊपर से जो नीचे आएगा वो इमिट करेगा। तो ये जो है वो रेजोनेंस फिनोमिना है कि जितनी एनर्जी वो लेगा उतनी ही वो इमिट करेगा। बिकॉज द एनर्जी लेवल्स आर शार्पली डिफाइंड, और हमें पता है क्वांटम में भी और उसमें भी शार्पली डिफाइंड का मतलब होता है कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच एफ, अगर एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है तो E इज इक्वल टू एच एफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं एनर्जी लेवल शार्पली डिफाइन होते हैं कि हमें पता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने लेनी है और इतनी रिलीज करनी है, और अगर उतनी एनर्जी उसके पास नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर सकेगा ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। ओनली सच अ फोटोन दैट कैरीज एग्जैक्ट ट्रांजिशन एनर्जी में एक्साइट अनदर न्यूक्लियस। ठीक है, सिर्फ वही फोटोन जो है वो ट्रांजिशन करवा सकता है एनर्जी की, एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकता है, और कोई न्यूक्लियस जो है वो नहीं लेके जा सकता अगर उसके पास उतनी एनर्जी की वैल्यू जो है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें मोसबेल इफेक्ट की, तो इसमें जो ट्रांजिशन हो रही है न्यूक्लियस की वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में हो रही है। ठीक है, और जो विद एमिशन ऑफ गैमा रेज, मतलब इसमें गैमा रे एमिट हो रहा है जो कि हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एमिशन हो रही है गैमा रे की जनरली वो हमारे पास वो न्यूक्लियस को रिकॉइल कर रही है। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी लग रही है एमिटेड गैमा रे की लग रही है। ठीक है, तो जो गैमा रेज है उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो टारगेट न्यूक्लियस का जो टारगेट है एक्साइट हुआ उसको एग्जामिन कर सके। ठीक है, कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी जब, तो इस प्रॉब्लम को मोसबर्न ने देखा और मोसबर्न ने डिस्कवर किया कि ऐसी ट्रांजिशंस भी पॉसिबल हैं। ठीक है, जो रिकॉइल फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है, और वो जो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन होती है गैमा रे की, ठीक है, उसमें एनर्जी हमें फुल चाहिए होती है, जितनी ऑब्जर्व हुई होती है, जितनी एमिट हुई होती है उतनी ऑब्जर्व चाहिए होती है। तो मोसबर्न ने कहा कि ऐसा पॉसिबल है, और उसने कहा कि अगर हम अंडर दीज सर्कमस्टांसेस जो एनर्जी हमारे पास है रिकॉयल की वो नेग्लिजिबल पोर्शन में चली जाती है, मतलब जो प्रोसेस उसने यूज़ किया उसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो जो रिकॉयल है पोर्शन है एनर्जी का वो इतना नेग्लिजिबल हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में कि वो उसको हम बॉदर ही नहीं करते। ठीक है, और इस तरह जो गैमा रे होता है उसके पास सारी एनर्जी अपनी बच जाती है न्यूक्लियर ट्रांजिशन में, और फिर जो गैमा रे है वो उसके पास इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो रिवर्स ट्रांजिशन कर सके। अब रिवर्स ट्रांजिशन कौन सी है कि जो पहले स्टेप में हमारे पास एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया था और गैमा रे प्रोड्यूस हुआ था, अब उस गैमा रे ने दोबारा जब रिवर्स प्रोसेस करना है और ग्राउंड से एक्साइटेड में जाना है तो उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। तो गैमा रे के पास अब हमारे गैमा रे जो है उसके पास पूरी एनर्जी उतनी ही मौजूद है, तो वो ईजिली अपना अब नेक्स्ट प्रोसेस कर सकता है, और जो हमारे पास अब मटेरियल आएगा, ठीक है, वो लो एनर्जी स्टेट में हमारे पास आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास गैमा रे प्रोड्यूस हुआ है न्यूक्लियर ट्रांजिशन के दौरान वो हाई एनर्जी में था और अनस्टेबल था। ठीक है, लेकिन बाद में वो स्टेबल हो गया और विद लो एनर्जी स्टेट,
और जो एनर्जी हमारे पास है गैमा रे की, ठीक है, वो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांजिशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और इसमें जो एनर्जी माइनस हुई है रिकॉइल के दौरान वो भी है, ठीक है, एटम के एमिट होने पे जो रिकॉइल एनर्जी लॉस हुई है वो भी है, ठीक है। अब जो हमारे पास लॉस्ट रिकॉइल एनर्जी है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू लाइन विद ऑफ न्यूक्लियर ट्रांजिशन, मतलब कि रिकॉइल एनर्जी जो लूज़ हुई है वो स्मॉल है हमारे न्यूक्लियर ट्रांजिशन की एनर्जी के, ठीक है। तो जो गैमा रे एनर्जी है वो अभी, लेकिन जो गैमा रे है वो अभी भी कॉरेस्पॉन्ड है, मतलब मुताबिक है हमारी एनर्जी के। तो गैमा रेज जो है वो अब इजीली जो सेकंड एटम में ऑब्जर्व हो जाएंगे फर्स्ट वाले की तरह, और ये जो एमिशन ऑब्जॉर्प्शन हुई है इसको हम कहेंगे रेजोनेंट फ्लोरेसेंस। अब हमारे पास यहाँ पे जो इसका रिलेशन आ जाएगा वो होगा पी आर इज इक्वल टू पी गैमा। जो हमारे पास एनर्जी है रिकॉइलिंग बॉडी की, मतलब कि ई आर की, उसको फाइंड करने लगे हम। ई आर यहाँ पे है रिकॉइलिंग बॉडी की एनर्जी, ठीक है। इसके लिए, इसको फाइंड करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि है पी आर इज इक्वल टू पी गैमा। यहाँ पे पी आर जो है वो रिकॉइलिंग मैटर का मोमेंटम है, और जो पी गैमा है हमारे पास वो गैमा रे का मोमेंटम है। सो हमारे पास जो रिलेशन आएगा इस इफेक्ट के लिए, मोसबेट इफेक्ट के लिए, वो होगा ई आर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर गैमा ओवर टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे जो ई आर है वो हमारे पास जो रिकॉइल एनर्जी लूस्ट हुई है वो है, और ई गैमा यहाँ पे गैमा रे की एनर्जी है, ठीक है। और जो एम है वो मैस है एमिटिंग या ऑब्जॉर्बिंग बॉडी का, मतलब कि जो बॉडी ऑब्जॉर्ब हो रही है, एमिट कर रही है, उसका मैस आ गया यहाँ पे, और साथ में हमारे पास सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये हमारा जो मोसबेट इफेक्ट के लिए रिलेशन था। अब हम दो केसेस में देखते हैं इसको, गैस और सॉलिड के लिए। अगर हम गैस की बात करें, गैस के केस में अगर हम गैस यूज़ करें इस इफेक्ट के लिए, तो जो एमिटिंग और अब्जॉर्बिंग बॉडी है वो हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, और जो मैस है वो रिलेटिवली स्मॉल है इनका। तो इसके रिजल्ट ये होंगे, हमारे पास जो रिकॉइल एनर्जी है वो लार्ज जाएगी। बट इन केस ऑफ सॉलिड जो न्यूक्लियाई है वो बाउंड है लैटिक्स में, ठीक है, एंड डू नॉट रिकॉयल इन द सेम वे, और वो बिल्कुल उस वे में रिकॉयल नहीं करता जिस तरह वो गैस में कर रहा है, गैस यूज़ करने से कर रहा है। सॉलिड में बिल्कुल वैसे नहीं करेगा। यहाँ पे जो है वो एज अ लैटिक्स एज अ होल जो है वो रिकॉयल करेगा, और जो रिकॉयल एनर्जी है वो इसमें नेग्लिजिबल होगी, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो हमारे पर रिकॉयल एनर्जी निकलेगी वो इतनी होगी कम कि वो हम नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। और ये इस वजह से क्योंकि जो हमने ऊपर मैं अभी इक्वेशन हमने यूज़ की है प्रीवियस स्लाइड में, उसमें जो मैस एम होल लैटिक्स का इसलिए कैपिटल एम में आया है। और इसी तरह जो एनर्जी है डिके हो रही है, ठीक है, कैन टेकन अप और सप्लाइड बाय लैटिक्स वाइब्रेशन। तो ये हमने दो केसेस में गैस और सॉलिड में इसको देख लिया। अब नेक्स्ट अगर हम मोसबेट इफेक्ट की एप्लीकेशंस देखें कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है, और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, और जो केमिस्ट्री है इसमें। और एक हमारे पास होता है मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो हमारे पास है मोसबेट इफेक्ट का एप्लीकेशन है। बेसिकली मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील करते हैं। इसमें हमारे पास वही ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी लेवल्स के दरमियान, इसमें क्या करते हैं हम, एनर्जी लेवल्स जो होती है ना न्यूक्लियर के एटम्स में, उनकी ट्रांजिशंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। और इसमें भी रिकॉइल फ्री एमिशन एब्जॉर्प्शन होती है गैमा रे को यूज़ करते हुए सॉलिड्स में। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस थी मोसबेट इफेक्ट की। अब लास्ट में हमने मोसबेट इफेक्ट के लिए कुछ प्रिकॉशंस देखनी है, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, तो मोसबेट इफेक्ट के लिए भी हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस है। सबसे पहले तो ये मेथड जो इतना सेंसिटिव है कि अगर हम अगर कोई एक सॉलिड है वो मूव करे इसके रिलेशन में अदर किसी और उसके साथ, सॉलिड के साथ, विद वेलोसिटी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट से जो स्मॉल वेलोसिटी के साथ, तो जो रेजिडेंस है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगी बाय डोपलर शिफ्ट एज गैमा रे एनर्जी। ये फर्स्ट प्रिकॉशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि इससे हमें मोसबेट इफेक्ट जो है वो उसकी यूज़फुलनेस का पता लगता है फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में। और वो कह रहे हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी स्टेट है न्यूक्लियस की रेडिएटिंग या अब्जॉर्ब हुई हुई, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक्सटर्नल इफेक्ट के दौरान, तो जो हमारे पास रेजोनेंस ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस होगा लास्ट पे वो नलीफाइड हो जाएगा, मीन्स वो हमारे पास इनवैलिडेट आएगा। और फिर अगर हम वेरी करें रिलेटिव वेलोसिटी को रेडिएटिंग या अब्जॉर्बिंग सॉलिड्स में, ठीक है, अनटिल रेजोनेंट ऑब्जॉर्प्शन री इस्टेब्लिश, मतलब कि जो हमारे पास रेजोनेंट ऑब्जॉर्प्शन है उसकी री इस्टेब्लिश, दोबारा से इस्टेब्लिश होने तक, तो द प्रिसाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बिंग इफेक्ट कैन बी मेजर। तो हम अगर वो दोबारा री इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम जो है वो उसको मैग्नीट्यूड को उसको मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। These are the reference books which we can search this topic and details.
Thank you so much. If you have any problem, then you can ask me on comment box. Allah Hafiz.